चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं संविधान के बारे में। संविधान का मैं पहले भी बता चुका हूँ संविधान क्या है। संविधान एक लिखित दस्तावेज है, एक पूरी की पूरी बुक है जो हमें क्या बताती है कि गवर्नमेंट को किस तरह से चलाना है, हमारे देश को किस तरह चलाना है, ये पूरा का पूरा संविधान बताता है। जैसे सरकार का गठन, केंद्र और राज्य सरकार का गठन किस प्रकार करना है, किस प्रकार लोकसभा राज्यसभा में सीटों का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, भारत की सीमाएं किस प्रकार निर्धारित की जाएगी, शपथ जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, इनको शपथ किस प्रकार दिलवाई जाए, वेतन और भत्ते क्या क्या हों इनके, प्रशासनिक सेवाएं हो गई, नागरिकता से संबंधित नियम हो गए, तो ये सारी की सारी चीज़ें संविधान बताता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अब किसी ने कोई चोरी कर ली, डकैती कर ली, कोई किसी ने मर्डर कर दिया, तो अब उसको सज़ा कैसे देंगे, ये तो संविधान में नहीं लिखा हुआ। तो इसके लिए अलग से बुक्स, अलग से कानून बनाए गए, अलग से किताबें छापी गई है जो संविधान के अंडर में ही है। ठीक है फ्रेंड्स, संविधान को अपने भारत में सबसे ऊपर रखा गया है, संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, सबसे ऊपर है संविधान। ये जितने भी लॉज हैं ये सारे के सारे इसके अंडर में संविधान को ध्यान में रख करके इनका निर्माण किया गया है। जैसे हिंदू पर्सनल लॉ हो गया, मुस्लिम लॉ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दो आदमियों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है उससे संबंधित, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से संबंधित, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो उसको किस प्रकार से गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तारी का प्रोसीजर क्या है, फिर उसको न्यायालय में किस प्रकार उपस्थित किया जाए, उसका क्या प्रोसीजर है, यानी कि पूरा का पूरा प्रोसीजर इसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा सीपीसी हो गया, सिविल प्रोसीजर कोड, इसके अलावा आईपीसी हो गया। ये जो सज़ा दी जाती है 2 साल की, 5 साल की, 10 साल की उम्र कैद, वो सारी की सारी सज़ा आईपीसी के थ्रू दी जाती है। टोर्ट हो गया, यदि आपके पास में, यदि आपको कोई क्षतिपूर्ति, यदि आपको कोई नुकसान हुआ है किसी से, ठीक है फ्रेंड्स, किसी ने आपके साथ में फ्रॉड किया है, घपला किया है और आप क्षतिपूर्ति चाहते हैं तो इसके तहत आपको क्षतिपूर्ति मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं संविधान की अनुसूचियाँ। अब हम बात करते हैं फर्स्ट शेड्यूल की। फर्स्ट शेड्यूल यानी कि प्रथम अनुसूची की। ठीक है फ्रेंड्स, प्रथम अनुसूची में क्या क्या दे रखा है कि संघ यानी कि भारत देश, केंद्र सरकार यानी कि राज्यों के गठन, नाम, क्षेत्र, सीमाएं, अधिग्रहण, यानी कि मतलब क्या है कि कोई नया राज्य किस प्रकार बनाना है, किस प्रकार से नामकरण करना है, राज्यों का नाम किस प्रकार हम चेंज कर सकते हैं, वो सारा का सारा क्षेत्र और क्षेत्र सीमाएं किस प्रकार निर्धारण की जाएगी, वो सारा का सारा प्रथम अनुसूची में दिया हुआ है। अधिग्रहण का मतलब ये है कि भारत, यदि किसी देश के साथ भारत का युद्ध होता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत उस देश की ज़मीन पर अपना अधिकार जमा लेता है, तो उस ज़मीन को किस तरह से भारत में मिलाया जाएगा वो भी प्रथम अनुसूची में दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं। तो प्रथम अनुसूची के आधार पर राज्यों के, सबसे मेन चीज़ है राज्यों के गठन की बात की गई है और राज्यों के नामकरण की बात की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं। सबसे पहले 1947 में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठी। जब भारत देश आज़ाद हुआ तब लोगों ने ये डिमांड करी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। तो जून 1948 में धर आयोग, धर कमीशन बना। ठीक है फ्रेंड्स, जून 1948 में धर कमीशन बना। इसके जो चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, वो थे एस.के. धर, और जो सदस्य कौन थे, एक तो थे एस.के. लाल और दूसरे थे पन्ना लाल, यानी कि ये 3 मेंबर थे इस आयोग में, इस कमीशन में। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंपी। इन्होंने कहा कि यदि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होने लगा तो भारत की एकता और अखंडता को खतरा हो सकता है। लेकिन उस समय एक नेता थे पोटी श्री रामलू, ये बैठ जाते हैं आमरण अनशन पर और ये कहते हैं कि भैया आंध्र प्रदेश एक नया राज्य बनाने की मांग रखी, मद्रास से अलग करके। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने कहा कि तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य होना चाहिए और ये बैठ जाते हैं आमरण अनशन पर और इनकी मृत्यु हो जाती है 15 दिसंबर 1952 में। फिर सरकार को दबाव में आकर के 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास से एक नया राज्य बनाना पड़ता है जिसका नाम होता है आंध्र प्रदेश, जो तेलुगु भाषी लोगों का होता है। अब भविष्य में भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है, इसलिए
अब भविष्य में किस प्रकार से राज्यों का गठन किया जाए, पुनर्गठन किया जाए, इसको ध्यान में रख करके 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित होता है और इसी अधिनियम के तहत अभी जो नए राज्य बने या नए केंद्र शासित प्रदेश बने वो इसी अधिनियम के तहत बने। जैसे 1966 में पंजाब से हरियाणा अलग किया जाता है। पंजाब में जो लोग हैं पंजाबी ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे हिंदी भाषी लोग भी थे, वो काफ़ी समय से मांग कर रहे थे कि हमारा एक अलग राज्य होना चाहिए, तो उसी को ध्यान में रख करके हरियाणा बनाया गया 1966 में, पंजाब से अलग करके। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं अब जो जो नए नए राज्य बनते गए, हमें सब राज्यों का ध्यान में नहीं रखना है। अभी जो रिसेंट में बने, अभी हाल ही में जो बने उनका ध्यान में रखना है। जैसे 2000 सन में कौन कौन से राज्य बने? 3 राज्य बने। मध्य प्रदेश से बना छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से बना उत्तराखंड और बिहार से बना झारखंड। ठीक है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ जो था 26वां राज्य, उत्तराखंड 27वां राज्य और झारखंड 28वां राज्य बना। उसके बाद 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को भी अलग कर दिया गया, इससे बना तेलंगाना, ये बना 29वां राज्य। फिर 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर अलग अलग थे पहले, इनको मर्ज कर दिया गया और जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया और लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर का ही पार्ट था, अब लद्दाख को अलग कर दिया और जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब टोटल राज्य कितने हैं हमारे? टोटल राज्य हैं 28 और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज़ है 8। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे लास्ट में कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज़ बनी है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है फ्रेंड्स, ये केंद्र शासित प्रदेश है। और जम्मू कश्मीर की राजधानियाँ पूछ ले तो श्रीनगर और जम्मू 2 राजधानियाँ हैं। श्रीनगर जो है वो तो है गर्मियों की ग्रीष्मकालीन राजधानी, और जम्मू है सर्दियों की राजधानी, शीतकालीन राजधानी। ठीक है फ्रेंड्स, और लद्दाख की राजधानी है लेह। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।